ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड ये ऑब्वियसली लास्ट में थोड़ा बताऊंगा, तो उससे पहले मैं थोड़ी कुछ चीज़ें बता दूं। अच्छा, वीडियो थोड़ा सा डिले इसलिए हो गया था मेरा क्योंकि मैं थोड़ा बीमार पड़ गया था और थोड़ा बहुत घर में भी कुछ काम अभी चल ही रहा है, तो इसलिए थोड़ा डिले हो ही गया था ना चाहते हुए भी। ऑब्वियसली मैंने बोला था कि मैं कंटिन्यू कराऊंगा, तो कंटिन्यू वीडियो कराऊंगा। थोड़ा कुछ कंडीशन ऐसे आ जाती है तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकता, तो कोई नहीं। अब मेटल्स नॉन मेटल्स कराना है, थोड़ा सा पार्ट बचा है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको मैंने देखो आपको बता दिया था मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी और नॉन मेटल्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस हो गई थी। सिंपली अब नॉन मेटल्स की मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज बताता हूँ। तो उसमें क्या है, सिंपली देखो, अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स बात करूं, ठीक है, तो इसमें दो ही याद रखना, बाकी चीजें उतनी जरूरत नहीं है। कि कभी कभी एक तो जनरल थोड़ी साइंस और बाकी थोड़ी बहुत ये कह लो कि एक पॉइंट इसमें याद रखना है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, आपको पता है इसमें नॉन मेटल्स कार्बन होते हैं, सल्फर होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। सिंपली जैसे हमने मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था, वैसे कार्बन को ले लो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, एक जगह ये बनाता है, एक जगह ये बनाता है, ठीक है। एक ये बताता हूँ। अब सिंपली इसमें एक और कर लो कि एक सल्फर भी है, उसने इसके साथ रिएक्ट करके ये बना दिया, फिर एक और रिएक्शन करा लो यहाँ पर। चलो मैं बता ही दूंगा, पहले ये समझा देता हूँ। देखो सिंपली क्या हुआ कि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, किस दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, या कार्बन सेम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया मगर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि इसमें ऑक्सीजन जो है ना आपका लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। मतलब जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है, मतलब कि अगर ऑक्सीजन काफी कम हुआ, बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट हुआ और वो कार्बन के साथ रिएक्ट किया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाली गैस निकालता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी हार्मफुल फॉर व्हाट, अगर हम इसको इनहेल करें, अगर हम इसको इनहेल करते हैं तो ये समझ लो कि आपकी डेथ भी हो सकती है, बहुत ज्यादा देर तक इसको इनहेल करते रहे तो, ठीक है। तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड उस तरीके से डेंजरस है, ये कह लो पॉइजनस है इफ यू इनहेल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये कह लो कि लगभग पूरी रात भर अगर आपने इसको इनहेल कर लिया ना कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ एक ही बंद कमरे में, तो आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये सिनारियो कर सकता है ये क्रिएट, ठीक है, बहुत ही दिक्कत कर देगा। अब बाकी कार्बन डाइऑक्साइड तो दुनिया भर से पढ़ते ही आ रहे हो जब से साइंस लिया, या मतलब इतना तो पता है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग के लिए, हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी ये पॉल्यूटेंट अलग पॉल्यूटेंट है, एसिड रेन में होता है सल्फर का। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा जनरल साइंस भी पता चल गया, थोड़ा ये भी पता चल गया, अच्छा नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये चीजें हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें पता चल गई कि कार्बन मतलब यह नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फ्रॉम दिस इन लेस अमाउंट में होता है, तो ये अगर सुफिशिएंट हो या फिर एक्सेस में हो तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। इतनी सी चीज पता चल गई। अब यहाँ पे सिंपली क्या है, नॉन मेटल ऑक्सीजन, और ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड, सिंपल सी चीज। अब ये नॉन मेटल ऑक्साइड जो है आपके, नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे, सोचो। सिंपली मैंने क्या बताया था, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर जनरली एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर। बस एक एक्सेप्शन एम्फोटेरिक बताया था, वो ध्यान रख लेना भाई, कौन से मेटल्स थे। अब नॉन मेटल ऑक्साइड्स यहाँ पर क्या है, देखो नॉन मेटल ऑक्साइड्स में क्या है यहाँ पर, जैसे आपने ये लिया SO2 या फिर CO2, इसको वाटर के साथ रिएक्ट किया, वाटर चाहिए होता है ना, में अगर एसिड है या बेस है पता करने के लिए वाटर चाहिए ना, लेकिन उस पेपर पे ध्यान रखना, याद आए कुछ, तभी वो आयन एसोसिएट करता है। अब यहाँ पर ये क्या बनाता है, ये क्या, देखो ये बना लिया कार्बोनिक एसिड, है ना, जो कि वीक एसिड है, ठीक। और ये आपका क्या बना देता है, H2SO3, ठीक है, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रखने के लिए या चीजें ध्यान रखने के लिए कि अच्छा ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या, इसमें एक पॉइंट बस इससे ये पॉइंट निकालना है, ये जो लिखा है मैंने। और दूसरा चीज तो यहाँ पर ये क्या है आपका, ऑक्सीजन लेस अमाउंट में प्रेजेंट है और यहाँ सफिशिएंट और या फिर एक्सेस में हो तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या लिखना है, नॉन मेटल, वैसे मैं लिखा चुका हूँ, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन
नेचर। अब जनरली लिख लेना एक वर्ड, ठीक है, कि अक्सर यही होता है, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है तो उतना ध्यान नहीं, मगर आपको 10 तक तो इतना ही करना है कि भाई नॉन मेटल्स आर ऑब्वियसली क्या है, एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज होगी थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अब मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉन डॉटेड स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट इतना सा ले सकते हो, बाकी वो तो मैं सब समझाऊंगा जब, ठीक है। अरे क्या लिख दिया था, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो भाई क्या है, अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ। मेटल्स में क्या ले लिया मैंने, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर सोडियम। नॉन मेटल में ले लिया मैंने जैसे कार्बन ले लिया, नहीं कार्बन चलो छोड़ो, ऑक्सीजन ले लिया, सल्फर ले लिया, और क्या ले लूँ, नाइट्रोजन ले लेता हूँ, चलो भाई, और क्या ले लूँ भाई, और एक और चीज़ थी ना, क्लोरीन ले लेता हूँ, चलो। अब ये नॉन मेटल है, ठीक है। अब इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो एटॉमिक नंबर, जिसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूँ, और फिर मैं डॉट स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। कैसे, एग्जाम्पल सबसे पहले एक कोई सा भी लिखता हूँ, जैसे सोडियम लिया मैंने, इसका मुझे पता है 11 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। Z से करते हैं एटॉमिक नंबर को डिनोट, Z से। अब इसका EC क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे डिनोट, देखो ऐसे, सोडियम है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन था, इसने क्या करा, सोडियम क्या बन गया, +1 बन गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। अब इसको देखो जनरली हुआ क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया, मतलब माइनस, और ये बन गया प्लस का, यही ना। अब इसी को अगर मैं जैसे अपने मैथ से पढ़ा होगा, ये उधर जाता है तो क्या होता है आपका, पॉजिटिव। तो जनरली प्रोडक्ट साइड में इसको दिखाते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से कह लो कि मेटल्स का एक तरह से ये होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, सिंगल मेटल्स का, ठीक है। एक यहीं पर ही फटाफट ले लेता हूँ नॉन मेटल का, फिर थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दूंगा। जैसे मैंने नॉन मेटल का लिया तो इसका होता है 17, EC क्या होगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखो क्लोरीन लिया मैंने, ठीक है, क्लोरीन लिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, यहाँ पे जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन साफ इसने गेन कर लिया। ये मैंने बस समझाने के लिए लिया है, ठीक है। इसको आप समझने के लिए रख सकते हो कि ये इधर गया, अल्टीमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और ये मेटल्स का इतनी सी थोड़ी सी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करके समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे मैंने लिया यहाँ पे कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, EC क्या हो जाएगा 2882। क्या करते थे, अब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करते थे, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2, ये K फिर L फिर M N ऐसे होता था। जो लास्ट वाला सेल बच जाता था, जैसे कि ये K L M N, इसी को हम क्या कहते थे, वैलेंस सेल। और ये जो इलेक्ट्रॉन बच जाता था, इसको क्या कहते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बचेगा बस लास्ट वाले से मतलब है। जैसे कि मैं ये कैल्शियम का ये हो गया, अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो उसमें लास्ट क्या होगा, देखो 281, मतलब M वाला सेल होगा वैलेंस सेल, और 1 आपका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कैल्शियम का मैं करूं तो कैल्शियम कैसे लिखोगे, 1 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लास्ट में 2 बचे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा, तो 2 पॉजिटिव चार्ज, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, प्रोडक्ट साइड में हमने दिखा दिया। ये इस तरीके से होता है डॉट स्ट्रक्चर, सिंपली अगर ऐसे करूँ। जैसे मैं अगर नाइट्रोजन का लूँ तो नाइट्रोजन का कितना होता है 7, ठीक है ना। तो 7 को कैसे लिखोगे, 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, मैंने यहाँ लिख दिया 7। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 ही हो जाएगा सिर्फ, है कि नहीं। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन में यहाँ पे कर देता हूँ, नाइट्रोजन में क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा,
और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस पर 3 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 इतना ही था, फिर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हो एक जगह इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, एक जगह इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। कैसे पता? देखो सिंपली होता क्या है, अगर 5 है 6 है 7 है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन। 1 2 3 है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब ये कैसे है, ये सिंपल सा फंडा है। देखो करना होता है इनको अपना शेल का 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके। अब मैं बात करूं यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब इसका शेल पूरे करने के लिए इस m वाले n वाला शेल है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे इसको शेल को पूरे करने के लिए, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते और ये सिंपल सा ये वाला बन जाए। कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो थे ये वाले आपके चले गए, और ये जो m वाला शेल है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल सा ये हो जाएगा 288। ठीक है, समझ गए मेरी बात? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके क्या हो जाएंगे, ये वाला शेल हट जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन शेल पूरे 8 के हो गए n तक। सिमिलरली अगर मैं इस नाइट्रोजन की बात करूं तो यहाँ पर देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 4 5। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 2 3 दे दूं, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा कि 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा इजी पड़ेगा, इसीलिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, वो ज़्यादा इजी है। तो जो ज़्यादा इजी पड़ रहा है तो उसमें कम एनर्जी लग रही है, तो इसलिए एनर्जी का खेल होता है इसमें कि जिसमें ज़्यादा एनर्जी लग रही है तो वो चीज़ नहीं करता है जनरली। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है नॉन मेटल्स में जनरली, और मेटल्स में इलेक्ट्रॉन लूज करता है जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो ये पूरा सिनारियो होगा। अब मैं इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बताता हूँ जो कंपाउंड सिंपली बनेंगे आपके। ठीक है, देखो भाई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या है, देखो एग्जांपल लेता हूँ मैं MgCl2। ठीक है, सबसे पहले चलो MgCl पहले से एक NaCl का ले लेता हूँ, बहुत इजी एग्जांपल है। ठीक है, और भी एग्जांपल लेने जैसे AlCl3। ठीक है, तो इसको कैसे कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ सबका यहीं पर। ठीक है, सबसे पहले NaCl का करते हैं, सबसे इजी। इसको मैं इसी सीक्वेंस में कर देता हूँ यार, NaCl फिर MgCl2। तो देखो कैसे करोगे, सिंपली अगर यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसे ये डॉट स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे Cl का बनाओगे तो देखो क्या 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये सिंपली क्लोरीन और सोडियम का अलग अलग डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, होता क्या है जब ये कंपाउंड बनते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया ना ये वाला। ठीक है, तो इस पे 8 हो गए और ये नेगेटिव, तो इसको जनरली इस तरीके से लिखो या फिर NaCl डायरेक्ट लिख दो, आपकी मर्जी। तो इस तरीके से ये होता है जनरली। ठीक है, अब दूसरा क्या कहूँ, दूसरा यहाँ पर क्या है Mg। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और यहाँ पे Cl 1 2 3 4 5 6 7। ऑब्वियसली इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं भाई, यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा ही करेगा ऑब्वियसली, मगर ये 1 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ले नहीं सकता, तो ऑब्वियसली एक और Cl हो जाएगा। तो पता चला कि भाई आप इससे भी फॉर्मूला कैसे पता कर सकते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ ट्रांसफर हुआ, तो इससे आपका क्या बन गया, MgCl2। ठीक है, इसी तरीके से मैं AlCl3 का करूँगा तो देखो एल्यूमिनियम का होता है 13 एटॉमिक नंबर, तो इसका 2 8 3 यही होगा कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट में कितने बचे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, ऐसे ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन गए जो कि बना दिया इन्होंने AlCl3। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का सिनारियो होता है।
समझ गए। तो ये सारी चीजें होती है और ये सारे एक तरह से आयनिक कंपाउंड ही बनाते हैं, क्योंकि जिसमें ट्रांसफर होता है ना इलेक्ट्रॉन का, कि एक जगह से दूसरी जगह गया तो वो आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आ गया। अब कोवेलेंट वाला बॉन्ड तो आपको उतना आ नहीं रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इतना सही है, ये चीज आप जान गए, क्योंकि इससे आयनिक बॉन्ड आ रहा है। कोवेलेंट का तो कोई लेना देना नहीं है, जिसमें शेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन वो जानना नहीं है। इतनी चीज जान जाओ बस, ये शेयरिंग इस तरीके से होती है। ठीक, ये सारे सिनारियो हो गए। और ये सारे जो भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि इसमें एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। ये मेटल, ये नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टीज। यानी कंपाउंड मैंने बना दिए, अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। ठीक है, देखो भाई प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें हैं इसमें। सबसे पहले दे रखा है आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर, है ना। सिंपली जनरली जितने भी रहेंगे आयनिक कंपाउंड्स वो क्या होंगे, सॉलिड होंगे। ठीक है, ये पता चल गया, चलो भाई सॉलिड है। अब ये चीज अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दो। इनका जो आयनिक कंपाउंड है उनका मेल्टिंग पॉइंट, अब ये एमपी का मतलब यहाँ पर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड ये चीज अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी। हाँ, तो इसमें अब चलो एक चीज और इसमें मिसिंग है। मिसिंग क्या है, हाँ ठीक है, इतना ही काफी है। एक और ये 2 को थोड़ा सा मैं बताता हूँ इनके क्या रीजन है, कि सॉलिड इन नेचर होते हैं और आयनिक कंपाउंड्स और हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। देखो, जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं जैसे NaCl है या फिर MgCl2 है, ये जनरली क्या होते हैं, मतलब कि ये समझ लो कि सॉलिड, मतलब इनका स्ट्रक्चर जो है सॉलिड रहता है, क्योंकि इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है ना, डेटा याद रखो बस, अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, काफी अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, इनके बीच का जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है ना, वो काफी अच्छे से मिक्स होते हैं टुगेदर, और जिसकी वजह से ज्यादातर चीजें सॉलिड में होती है। क्योंकि सॉलिड में ज्यादातर चीजें क्या होती है, जैसे कोई भी सॉलिड सरफेस लेते हो उसका स्ट्रक्चर कैसा बना होता है, खोखला तो रहता नहीं है। सॉलिड मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐसी रहती है ना कि स्ट्रक्चर उसका, कि जैसे डायमंड ले लो, नॉन मेटल है, उसका स्ट्रक्चर कैसे, ऐसे 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 ऐसे, मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे क्रॉस लिंकेज टाइप होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो सॉलिड इन नेचर रहता है। ठीक है, इसी वजह से जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड होते हैं, क्योंकि उनके बीच के, उनके जो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो काफी हाई होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, कहने का मतलब इस सॉलिड को मेल्ट करने के लिए ऑब्वियसली ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका, हाई है। और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि बॉइल करने के लिए, मेल्ट होगा जब बॉइल होगा ना, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड से फिर ऑब्वियसली गैस में कन्वर्ट होगा, तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, क्योंकि क्या है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स आर वेरी हाई इन आयनिक कंपाउंड्स। तो ये इसका और इसका रीजन एक तरह से सेम है। अब ये सॉलिड है जनरली, तो ब्रिटल इन नेचर मतलब टूट जाते हैं, तो ये भी एक जनरली हो गया। अब आयनिक कंपाउंड्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि डिसॉल्व जनरली किसमें होते हैं, वाटर में होते हैं। आयनिक कंपाउंड जनरली डिसॉल्व इन व्हाट, H2O। ठीक है, H2O में डिसॉल्व होते हैं, उसमें ही घुलते हैं। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं घुलते, जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल या अल्कोहल, इन सब में ये जनरली अच्छे से नहीं घुलते। ठीक है, कहीं न कहीं ऊपर तैरते हुए दिख जाएंगे आपको, इसलिए उसमें ये नहीं घुलते, ये ध्यान रखना, इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब लास्ट इसमें बचा है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन व्हाट, वाटर एंड मोल्टन स्टेट। क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, लिख लो कि आयनिक कंपाउंड्स जो है ऑप्शन कर देंगे कि मोल्टन स्टेट में है, वाटर में है, सॉलिड में है, मतलब इस तरीके से देंगे कि सॉलिड वाला ऑप्शन होगा, मगर वो सॉलिड में नहीं करता है। आप पढ़ के तो रहोगे कि भाई आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट सॉलिड में नहीं, सिर्फ और सिर्फ वाटर और मोल्टन स्टेट में करता है। मोल्टन स्टेट जनरली ये कह लो कि लिक्विड स्टेट में थोड़ा आ ही जाता है, इसीलिए तो यही समझो कि मोल्टन और वाटर में ही ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा, सॉलिड में नहीं। तो ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज थी। इस तरीके से ये चैप्टर आपका एक तरह से फिनिश होता है। जल्दी मैं वीडियो लेके आऊंगा आपका लाइट वाला और उससे अगला चैप्टर। ठीक है, कोशिश करूंगा कि इसी वीक में आपका कंप्लीट करा दूं लाइट और वो मतलब फिजिक्स, फिर एक ही चैप्टर बायो को रहेगा, वो कंप्लीट करा के जल्दी से असेंबली को स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, और उससे पहले अब मैं आपका जल्दी से मैथ्स स्टार्ट करा देता हूँ। ठीक है, मैथ्स में बहुत पीछे रह गए, मैथ्स आपका कोई टेंशन मत लो, मैथ्स आपका मैं बहुत ही जल्दी फिनिश करा दूंगा।
क्योंकि मैथ्स का सिलेबस बड़ा दिख रहा है आपका। 6 चैप्टर अभी मैंने नहीं कर, 2 ही चैप्टर कराए हैं, 6 चैप्टर बाकी है, बाकी MCQ कराऊंगा। आप बने रहो मेरे चैनल के साथ। मैं आपको इतना करा दूंगा कि जो बहुत ही बेकार बच्चे हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करें, और जो बहुत अच्छे हैं वो भी अच्छा करें। तो मैं दोनों के लिए एक तरह से अपनी वीडियो बनाता हूँ, ताकि जो एवरेज बच्चे हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर सके, चीज़ों को समझ सके, और जो अच्छे हैं उनको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि अब खुद से पढ़ के कैसे वो अपना डेटा नोट्स की फॉर्म में बना सके और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सके। क्योंकि देखो इतनी चीज़ें आपने फर्स्ट टाइम पढ़ी, नोट्स में ऐड करी, अब आगे जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे उसको भी ऐड ऑन करते रहोगे। और इसलिए कॉपी बहुत सारी भरना कम करो, क्योंकि आगे भी आप पढ़ोगे ही, तो उसके लिए आपको थोड़ा कम चीज़ें चाहिए होती है कि कम चीज़ों में चीज़ें सीख जाए। अब जो चीज़ें नहीं आती उसको एलाबोरेट करो, ठीक है। तो इसीलिए मैं ओवरऑल देख के वीडियो कोशिश करता हूँ बनाऊँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, और बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। मिलता हूँ जल्दी अगली वीडियो में।